Hello friends, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. सो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90. A Spanish speaking client arrived at the triage desk in the emergency department and stated to the nurse that an interpreter is needed. Which is the best action for the nurse to take? So क्वेश्चन है कि स्पेनिश स्पीकिंग क्लाइंट हमारे पास है एंड वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एंड वो बोल रहा है नर्स को कि उसको एक इंटरप्रेटर चाहिए, राइट. सो बेस्ट एक्शन क्या होगा नर्स का उस टाइम पे, राइट. स्पेनिश स्पीकिंग कि दूसरी जैसे कम्युनिकेशन बैरियर आता है, कम्युनिकेशन बैरियर में आपको पता होगा कि लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से दैट क्रिएट अ कम्युनिकेशन बैरियर, राइट. सो पेशेंट स्पेनिश बोलता है, राइट, एंड नर्स हिंदी इंग्लिश बोलती है, राइट. सो इसमें क्या आएगा कि जब पेशेंट डिमांड कर रहा है कि मुझे एक इंटरप्रेटर चाहिए बट यू आर सेइंग मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे उसके लिए एक इंटरप्रेटर चाहिए, तो आपका उस टाइम पे बेस्ट एक्शन क्या होगा, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज है वन ऑफ द फैमिली मेंबर इंटरप्रेट. आप फैमिली मेंबर को बोलोगे. सेकेंड वन इज हैव द स्पेनिश स्पीकिंग ट्राइज रिसेप्शनिस्ट इंटरप्रेट, या आप जो रिसेप्शनिस्ट है उसको आप बोलोगे इंटरप्रेट करने के लिए. एंड पेज एंड इंटरप्रेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विसेज, या आप हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विसेज से आप वहाँ से इंटरप्रेटर लोगे, राइट. एंड ऑब्टेन अ स्पेनिश इंग्लिश डिक्शनरी एंड अटेम्प्ट टू ट्राइज द क्लाइंट, या तो आप स्पेनिश इंग्लिश डिक्शनरी लोगे और उसके बाद आप अटेम्प्ट करोगे कि व्हाट पेशेंट इज सेइंग उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट. सो आपका उस टाइम पे क्या एक्शन होगा, फैमिली मेम्बर को बोलोगे, रिसेप्शनिस्ट को बोलोगे, या हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विसेज यूज़ करोगे, या स्पेनिश इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करोगे. सो अगर हम बात करें स्पेनिश इंग्लिश डिक्शनरी की अगर हम यूज़ करते हैं, सो दिस इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग, राइट. कि आप कुछ बोल रहे हो या पेशेंट कुछ बोल रहा है, आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो डिक्शनरी में, आपको वो वर्ड मिलते मिलते कितना टाइम लगेगा, मे बी उस टाइम पे पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है दैट माइट बी डिले ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर, राइट. सो दिस वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. सो सेकेंड वन इज द सेकेंड हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन है वन ऑफ द क्लाइंट फैमिली मेम्बर. अब फैमिली मेम्बर को इंटरप्रेट करेंगे या ट्राइज रिसेप्शनिस्ट इंटरप्रेटर हम उसको हम यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, पेशेंट की जो प्राइवेसी होगी वो इन्वेल होगी, प्राइवेसी, राइट. सो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी होगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पेशेंट ना फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करना चाहता है, ना ही किसी और के साथ डिस्कस करना चाहता है, तो वहाँ पे प्राइवेसी पेशेंट की नहीं रहेगी, राइट. सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो थर्ड ऑप्शन इज कि हमने हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विसेज ही यूज़ करनी है. येस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमने हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विसेज यूज़ करनी है जो ऑथोराइज्ड होंगी और जो ऑथोराइज तो होंगी वो, राइट. और जो पर्सन होगा वो भी ऑथोराइज्ड होगा, वो उसका हम ऑथोराइज्ड पर्सन का हम यूज़ करेंगे फॉर द इंटरप्रिटेशन, राइट. क्योंकि जो सर्विसेज होंगी वो ऑथोराइज्ड होंगी, वो उन्हीं के ही हॉस्पिटल वालों का ही कोई पर्सन होगा, हॉस्पिटल स्टाफ का ही मेंबर होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी बातों को एक्सप्लेन कर सकता है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91. The nurse is performing a neurological assessment on a client and note a positive Romberg test. The nurse make this determination based on which observation? अब दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नर्स परफॉर्म कर रही है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, आप परफॉर्म कर रहे हो क्लाइंट की, और आपने पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट आपने फाइंड आउट किया कि जो रोमबर्ग टेस्ट है दैट इज़ पॉजिटिव. द नर्स मेक दिस डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन
विच ऑब्जर्वेशन, सो आप किस ऑब्जर्वेशन पे यू कैन से कि पेशेंट में पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है, राइट कि कुछ तो आपने किया होगा पेशेंट में, कुछ ऑब्जर्वेशन तो कुछ ऑब्जर्व तो आपने पेशेंट में किया होगा जिससे आपको लगेगा कि पेशेंट में जो रोमबर्ग टेस्ट है दैट इज़ पॉजिटिव, राइट। सो रोमबर्ग टेस्ट, सबसे पहले हम बात करें कि रोमबर्ग टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। रोमबर्ग टेस्ट यूज़ किया जाता है टू चेक द इक्विलिब्रियम ऑफ द पेशेंट, राइट। इक्विलिब्रियम बोल सकते हो आप या बैलेंस बोल सकते हो, राइट। बैलेंस को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ किए करते हैं, राइट। बॉडी बैलेंस, राइट, कि पेशेंट अपनी बॉडी बैलेंस करने के लिए, राइट। सो जो बैलेंस का काम होता है, इक्विलिब्रियम का काम होता है, वो किसका होता है, ईयर का फंक्शन होता है। So ear primary function is to maintain the equilibrium, right? So ear का कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, that is vestibular part, right? So आपको ENT में भी मैंने बताया है पार्ट्स में। सो वेजिटेबुलर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, राइट। सो वेजिटेबुलर पार्ट में अब कौन सा इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, इसमें जो इसके फंक्शन मेंटेन करते हैं दैट इज सेरिबेलम एंड वेजिटेबुलो कोक्लियर नर्व, राइट। सो कौन कौन इसका फंक्शन मेंटेन करता है, सेरिबेलम एंड वेजिटेबुलर कोकुलर नर्व, राइट। सो ये दोनों इसका फंक्शन मेंटेन करते हैं। सो ये तो हो गया नॉर्मली हमारा रोमबर्ग टेस्ट, कि रोमबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम और बैलेंस चेक करते हैं पेशेंट का। और बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, प्राइमरी फंक्शन ईयर का होता है टू मेंटेन द बैलेंस, राइट। सो उसमें जो ईयर का जो प्राइमरी जो पार्ट है जो इस फंक्शन को मेंटेन करता है दैट इज़ वेजिटेबुलर पार्ट, राइट। सो वेजिटेबुलर मेंटेन करता है फंक्शन बाय सेरिबेलम एंड वेजिटेबुलोकोक्लियर नर्व, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हमारा आता है रोमबर्ग टेस्ट। सो रोमबर्ग टेस्ट में हम क्या करेंगे, रोमबर्ग टेस्ट में हम पेशेंट को सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आप खड़े हो जाओ, राइट, स्टैंड अप। सबसे पहले हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, स्टैंड अप। स्टैंड खड़े होने के बाद हमने पेशेंट को क्या बोलना है कि आप स्ट्रेट खड़े हो जाओ विद बोथ हैंड्स, राइट। स्ट्रेट खड़े होना है, दोनों हैंड्स भी आपने स्ट्रेट रखने हैं, स्ट्रेट विद बोथ हैंड्स, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या बोलना है पेशेंट को, उसके बाद हमने बोलना है पेशेंट को कि फुट को भी क्लोज करना है, राइट। फुट क्लोज करने हैं कि प्रॉपर आपकी स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए, राइट। फुट क्लोज करने हैं, देन क्लोज द आइज, क्लोज आइज, राइट। आइज क्लोज करने के बाद आप काउंट करोगे 1 to 50। 1 to 50 हमने पेशेंट को बोलना है कि जब तक मैं आपको नहीं बोलूँगा तब तक आपने आइज़ ओपन नहीं करनी है। तो आप 1 to 50 काउंट करोगे, उसके बाद आप पेशेंट को बोलोगे कि ओपन योर आइज़, राइट। अगर फिर आप पेशेंट से पूछोगे कि आपको उस टाइम पे जो ये टाइम पीरियड था इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, राइट, कि आपको चक्कर तो नहीं आया, राइट, या आपके जैसे कि ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं तो ट्रेमर्स ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हुई, राइट। सो ये इस टेस्ट को लर्न करने के लिए सबसे पहले ये टेस्ट खुद पे परफॉर्म करो। अगर आप खुद पे परफॉर्म करोगे तो आपको ये टेस्ट याद रहेगा, राइट। सो बेस्ट वे है टू लर्न दिस टेस्ट टू अप्लाई ऑन योर सेल्फ, राइट। सो सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे मैं आपको कमांड देती हूँ, स्टैंड अप खड़े होना है, फिर मैं बोलूँगी कि स्ट्रेट विद बोथ आर्म, राइट, बोथ आर्म्स आपने स्ट्रेट करनी है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फुट को क्लोज लेके आना है, राइट। फुट भी आपकी क्लोज होने चाहिए एंड स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी लेग्स। आइज क्लोज करनी है। आफ्टर दैट आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 50, 1 2 3 4 5, लाइक 50 तक काउंट करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट
आपने आइज़ ओपन करनी है। अगर इस टाइम पीरियड में आपको अगर कोई इम्बैलेंस आपको लगता है, दैट मीन्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव, राइट। अगर नहीं होता है दैट मीन्स यू आर नॉर्मल, राइट। सो अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स पर्सन के सेरिबेलम में एंड वेजिटेबुलोकोक्लियर नर्व में कोई प्रॉब्लम है। सो कहाँ हमने चेक करवाना है? टू द फिजिशियन, राइट। सो चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। हमें ऑप्शन में क्या बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है एन इनवोलेंट्री रिदमिक रैपिड ट्विचिंग ऑफ द आईबॉल। अब ये आईबॉल का है कि इनवोलेंट्री और रिदम में एंड रैपिड ट्विचिंग होगी आईबॉल की, दैट इज पॉजिटिव गेज नेस्टिगिमस इवेल्युएशन, राइट। सो ये रोमबर्ग टेस्ट नहीं है, दिस इज द गेज नेस्टिगिमस, राइट। सेकेंड वन इज द डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो विद फैनिंग ऑफ अदर टो। ये क्या है? बिबिस्की साइन, राइट। सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो डॉर्सीफ्लेक्शन होती है टोज की विद फैनिंग ऑफ द other toes. So third one is a significant sway when the client stand erect with feet together, arm at the side and the eyes closed. So ये क्या है? ये this one is the Romberg test, right? So ये है positive Romberg test, right? जो मैंने आपको बताया अभी. So next is a lack of normal sense of position when the client is unable to return extended finger to a point of reference. So इसमें हमें बताया lack of normal sense of position कि इसमें पोजीशन की सेंस ही नहीं है, राइट। तो ये किसका बताता है? हमें ये बताता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज के बारे में हमें बताता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। द नर्स नो डॉक्यूमेंटेशन दैट अ क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग chain stroke respiration. On assessment of the client, the nurse should expect to note which finding. अब नर्स ने नोट किया एंड डॉक्यूमेंट किया कि पर्सन में चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन है, राइट। जब आपने असेसमेंट की क्लाइंट की तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे पेशेंट में इस फाइंडिंग से रिलेटेड, राइट। मीन्स डायरेक्ट हमसे पूछा गया है कि चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कैसी होती है, राइट। तो चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कैसी होगी? इसमें रेस्पिरेशन विल बी रेगुलर, राइट। रेस्पिरेशन क्या होगी? रेगुलर होगी, मीन्स रिदमिक रेस्पिरेशन होगी और एपनिया होगा पर्सन में, राइट। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, राइट। सो कुछ टाइम के लिए एपनिया होगा, रेगुलर और रिदमिक रेस्पिरेशन होगी एंड विद एपनिया, राइट। सो ये आता है हमारा चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। अगर आप ये चीज़ पेशेंट में देखोगे देन यू कैन डॉक्यूमेंट इट इज़ अ चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेगुलर रेस्पिरेशन होगी, रिदमिक विद एपनिया, राइट। नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहा है पेशेंट और बीच में एपनिया हो रहा है, दैट इज चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। सो ये मेनली कौन सी डिसऑर्डर में होती है? लाइक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में होती है, इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया, राइट। अगर ये प्रॉब्लम है देन पेशेंट क्या है? पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेशन ये रेस्पिरेशन रेगुलर होगी और एपनिया होगा, मींस पेशेंट को इनमें चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होगी, राइट। किस में होगी? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में, राइट। में किस में? सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिसफंक्शन में एंड बेसल गैंग्लिया डिसफंक्शन में, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रिदमिक रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ एपनिया। यस करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है कि रिदमिक रेस्पिरेशन होगी, रेगुलर रेस्पिरेशन होगी विद द पीरियड ऑफ एपनिया। एंड सेकेंड वन इज द रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेन्ड रेस्पिरेशन। अब रेगुलर होगी, रैपिड है और डीप है,
और सस्टेन्ड रेस्पिरेशन है। ये किसका बताता है, ये किसका साइन बता रहा है, ये है न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन, राइट। सो सेकेंड वन इज द ऑप्शन ऑफ न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन। सो ये तो नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज द टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन इन रिदम एंड डेप्थ। अब टोटल रेगुलर रेस्पिरेशन होगी, रिदम में होगी और डेप्थ में होगी, राइट। वो होगा अटैक्सिक, राइट, अटैक्सिक रेस्पिरेशन। So third one, fourth one is irregular respiration with pause at the end of inspiration and expiration. So irregular respiration होगी, इसमें regular तो नहीं होगी, irregular होगी और हर एक इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन के बाद क्या होगा, पॉज पर्सन लेगा, रुकेगा, राइट। तो वो होगी एपनेस्टिक, राइट। सो ये एपनेस्टिक होगी। और फोर्थ वन क्या होगी हमारी, अटैक्सिक रेस्पिरेशन होगी। एंड सेकंड वन इज़ द न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन, राइट। सो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होती है, रेगुलर रेस्पिरेशन विद द पीरियड ऑफ एपनिया, राइट। एंड न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन क्या है, रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेन्ड रेस्पिरेशन। एंड थर्ड वन इज अटैक्सिक रेस्पिरेशन क्या होगी, टोटल इरेगुलर होगी, रिदम में होगी एंड डेप्थ होगी, टोटल इरेगुलर इन रिदम एंड डेप्थ। एंड एपनेस्टिक कौन सी होगी, इरेगुलर रेस्पिरेशन होगी एंड हर एक इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन के बाद पेशेंट पॉज लेगा, राइट। सो ये है डिफरेंस चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में, न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन में, अटैक्सिक एंड एपनेस्टिक में, राइट। So next question is question number 93. A client diagnosed with conductive hearing loss asked the nurse to explain the cause of the hearing problem. The nurse planned to explain to the client that this condition is caused by which problem. अब client diagnosed है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस से, राइट। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है पेशेंट को और वो नर्स को बोल रहा है कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हेयरिंग प्रॉब्लम। सो नर्स प्लान कर रही है टू एक्सप्लेन द क्लाइंट कौन सी कंडीशन में कौन सी कंडीशन कॉज करती है ये प्रॉब्लम, राइट। कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का कॉज क्या है, इसमें हमसे इसका कॉज पूछा गया है, राइट। सो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस किसी भी लाइक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हेयरिंग लॉस होगा दैट इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, राइट। टू टाइप का हेयरिंग लॉस आएगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड सेंसरी हेयरिंग लॉस। जो सेंसरी हेयरिंग लॉस है वो कॉक्लियर पार्ट जब डैमेज हो जाता है, राइट, उसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होगा दैट इज़ सेंसरी हेयरिंग लॉस, राइट। कि जो पार्ट है वही डैमेज हो गया, दैट इज सेंसरी हेयरिंग लॉस। एंड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन जब हेयरिंग लॉस होता है दैट इज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकती है, जैसे बोन की अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इनर ईयर में, लाइक बहुत ज़्यादा वैक्स एकमुलेशन हो जाती है, या कोई इंसेक्ट या कुछ ऐसी चीज़ कान में चली जाती है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। अगर फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हियरिंग लॉस हो रहा है दैट मीन्स दिस इज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, राइट, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एंड सेंसरी में क्या है, कॉक्लियर पार्ट अगर डैमेज होता है तो, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ डिफेक्ट इन द कॉक्लियर, सो ये सेंसरी में आएगा, राइट। सो ये तो इनकरेक्ट होगा, सेंसरी हियरिंग लॉस में आएगा। अ डिफेक्टिव इन क्रेनियल नर्व, सो क्रेनियल नर्व ये भी सेंसरी में आएगा। एंड अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव, यस, अगर फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है साउंड वेव पास करने के लिए तो वो क्या होगा, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने आपको क्या बताया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ वन इज a defect in the sensory fibers that lead to the cerebral cortex, तो ये भी sensory
हियरिंग लॉस में आएगा, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो चुके होंगे कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या है एंड सेंसरी हियरिंग लॉस क्या है। कंडक्टिव में ड्यू टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सेंसरी में एज अ नेम इंडिकेट कि जो सेंस ऑर्गन है वही क्या हो जाएगी, जो मेन पार्ट है वही अगर डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, दैट इज सेंसरी हियरिंग लॉस, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।